क्या हमारी आज की पीढ़ी मानसिक रूप से खतरे में है? क्या एग्जाम का प्रेशर अब बच्चों को भी डिप्रेशन की ओर धकेल रहा है? क्योंकि डिप्रेशन एक ऐसा साइलेंट जहर है जो धीरे धीरे इंसान को अंदर से खत्म कर देता है। इन अहम मुद्दों पर खुलकर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं एमडी साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर भौमिक सूचक। जहां मिलते हैं रोचक फैक्ट्स, नई खोजें और ज्ञान की दुनिया, जहां मिलती है गेमिंग, म्यूजिक, फिल्में, कहानियां और क्रिएटिविटी, और ये सब आपको मिलेगा सिर्फ एक ही जगह पर, द नीरज खेतानी। हम वापस आ चुके हैं अपने YouTube चैनल पे, जहाँ पे हमने बात की थी साइकाट्रिस्ट को मिलने के लिए। तो हम आ गए हैं भौमिक सर के पास, भौमिक सूचक सर जो एमडी है। सर, थोड़ा अपने बारे में दर्शकों को बताइए कि आपने कहाँ से शुरुआत की, आपकी प्रैक्टिस कहाँ पे हुई है, और अभी जो हम आज मिल रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे सर कैसे है आप? मेरा नाम डॉक्टर भौमिक सूचक है। मैं एमडी साइकेट्रिस्ट हूँ। मैंने मेरा एजुकेशन एमबीबीएस सीयूषा मेडिकल कॉलेज सुरेंद्रनगर से किया है और एमडी साइकेट्री सिविल हॉस्पिटल, 16 सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद से किया है। वहाँ पे मुझे 3 साल का एक्सपीरियंस है एमडी का, और अभी मैं एज अ कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट वेदांत हॉस्पिटल राजकोट में हूँ। प्रश्न शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि आजकल ऐसा देखने को मिल रहा है कि आजकल ज़्यादातर जो है सब स्ट्रेस ले रहे हैं, ज़्यादा स्ट्रेस घूम रहे हैं, या फिर सिर्फ बातचीत चल रही है। तो आप इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे कि सिर्फ बातचीत हो रही है, या वास्तव में अभी सब लोग स्ट्रेस में रहते हैं, आज की जो जनरेशन है वो खास? देखो, आज की जनरेशन है वो एज कंपेयर टू प्रीवियस, मतलब जो पहले के लोग थे उससे तो ज़्यादा ही स्ट्रेस्ड है। उसके कारण कई सारे हो सकते हैं, पर डेफिनेटली आज की जो जनरेशन है वो कहीं स्ट्रेस में जी रही है। मतलब बोला जाए तो कि लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है, लोगों में टॉलरेंस लेवल थोड़ा कम हो गया है, यंग जनरेशन ऐसी आ गई है, कल्चर ऐसा हो गया है, तो इसकी वजह से एज कंपेयर टू प्रीवियस जनरेशन ये जनरेशन काफ़ी स्ट्रेस्ड है। सर, इसी के साथ एक जुड़ा हुआ सवाल है कि जो मानसिक परिस्थिति है या मानसिक रोग है, उसको अभी भी ऐसा मतलब अलग नज़रिए से देखा जाता है, या जो पहले समाज में था कि भाई उससे दूर रहो, उसको तकलीफ है, उसके साथ मत खेलो, उसके साथ मत बैठो। तो ये थोड़ा जो समाज का जो प्रॉब्लम है जो पहले था, क्या वही सिनेरियो अभी है या इसमें कुछ चेंजेस है? नहीं, अभी सिनेरियो थोड़ा चेंज हुआ है और वो बहुत अच्छी बात है। पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि लोग ऐसा ही बोलते थे कि अ, सहन करो, मजबूत बनो, तुमको अगर तकलीफ़ हो रही है तो किसी को बताना मत। मतलब अपने अंदर ही तुम सहन करो, किसी को बताना नहीं। अगर तुम साइकियाट्रिस्ट के पास जाओगे तो ऐसे लोग ऐसा बोलेंगे, ये तो साइकियाट्रिस्ट के पास गया था, इससे हाँ, इसको तो कुछ मानसिक बीमारी लग गई है। पहले लोग ऐसा बोल रहे थे। और तब लोग क्या, भी उनसे दूर हो जाते हैं। हाँ, और लोग भी ऐसा समझते हैं कि इसको तो मानसिक बीमारी है। ये हाँ, तो मतलब टिपिकल वो वर्ड बोलते हैं कि वो गुजराती में बोलते हैं कि गांडाना डॉक्टर, हाँ, ऐसा बोलते हैं कि ये तो हाँ, गांडाना डॉक्टर के पास फँस गया गया था, था, हाँ। ऐसा। हाँ, ये तो पागल हो गया है, हाँ, मतलब पगला ये गया पागल है। है, हाँ, पगला गया है, ऐसा ही थिंकिंग था, पर हाँ, वो पहले था। पहले था। इसलिए लोग क्या सोचते थे कि मेरा समाज क्या सोचेगा, मैं अगर हाँ, साइकियाट्रिस्ट के पास जाऊँगा हाँ, तो। हमारे बच्चे को इसलिए दिक्कत है तो हम कैसे बताएँगे समाज में हाँ, कि हमारे लड़के को ये तकलीफ है। और वो ऐसा डर रहता था कि लोग क्या सोचेंगे। वो डर की वजह से वो अंदर ही अंदर सहता जाता था। तो क्या है कि वो बाहर नहीं आता था, लेकिन अब धीरे-धीरे वो सिनेरियो चेंज हो रहा है। लोग समझने लगे हैं कि अगर मुझे तकलीफ़ हो रही है, तो मुझे साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, हेल्प लेनी चाहिए। अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है, तो मुझे जाना चाहिए। समाज का अभी थोड़ा कम हो गया है कि लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि
एक बात है कि मैं एक सेंटेंस में बोलना चाहूँगा कि हर पेशेंट, हर कोई व्यक्ति जो साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है, वो पागल नहीं होता। नहीं होता है। समझ यस, ये ज़्यादा ज़रूरी था सर, क्योंकि हर कोई सिर्फ़ एक दवाई की वज़ह से भी ऐसा बोलता है कि ये तो जाता है, इसको कुछ दिमाग की दिक्कत है, ये जाता है पागलों, ऐसा ही बोलेंगे जैसे आपने गुजराती में बोला, मैं उसको हिंदी में बोलूँगा कि पागलों के डॉक्टर के पास जाता है, ये वहाँ इलाज करवाता है, तो इससे दूर रहे तो अच्छा है, ऐसा। हाँ, और एक ये भी है कि एक लोगों में ये भी है कि अगर आप पागल के डॉक्टर के पास जाओगे तो वो नींद की दवाई देते हैं। हाँ, ये एक सेंटेंस है, वो बहुत लोगों में मतलब वो हो गया है कि किसी को भी आओ तो इसकी तो अगर तुम मानसिक की दवाई लोगे तो आदत पड़ जाएगी, पूरे जीवन तक लेनी पड़ेगी। नींद की दवाई आती है, नींद आती है, ऐसा है सब। हुँ। पहले तो बहुत था, अभी थोड़ा कम हुआ है। इससे ही कनेक्टेड सर एक लास्ट क्वेश्चन यही सेम कैटेगरी में आ रहा है, तो पूछ लेता हूँ। एक ऐसी चीज़ है जो ज़्यादातर बोली जा रही है कि जो भी मानसिक रोगी है, वो मन से कमज़ोर है, या वो कमज़ोर है इसलिए मानसिक है। हुँ। तो ये थोड़ा क्लैरिफ़िकेशन चाहिए कि ये चीज़ कितनी सच है या फिर कितनी गलत है? देखो, ये चीज़ ऐसी है कि ये सच नहीं कि मानसिक रोगी वो मन से कमज़ोर है। देखो, एक बात फैक्ट है कि कोई भी पर्सन, कोई भी आदमी है, उसका माइंड, मगज जो बोलते हैं, वो उसके कंट्रोल में नहीं होता है। अगर ऐसा होता कि मेरा माइंड मेरे ही कंट्रोल में है, तो किसी को दुनिया में मानसिक बीमारी होती ही नहीं। समझा? अगर मैं आज ठान लूँ कि नहीं, मुझे ये विचार नहीं आने चाहिए, मुझे ये विचार नहीं आने चाहिए, पर ऐसा नहीं है। मेरा माइंड मतलब किसी भी आदमी का माइंड उसके कंट्रोल में नहीं है। नहीं है। मतलब वो मन से कमज़ोर नहीं है, वो जानबूझ के नहीं कर रहा है। हमारे ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, उसका थोड़ा इम्बैलेंस होता है, तो उसकी वजह से ये सब होता है। उसमें डिप्रेशन ले लो, एंग्ज़ायटी ले लो, जो भी है, वो उसकी वजह से होता है। उसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी अगर आदमी को डिप्रेशन हो रहा है, एंग्ज़ायटी हो रहा है, तो वो मन से कमज़ोर है। मतलब ये बात गलत है। हाँ, हर ऐसा कोई नहीं। है, उसका दिमाग है, हाँ, सबके वो पास दिमाग है। पर सबका दिमाग अलग-अलग काम करता है। हुँ। सबका दिमाग एक जैसा तो होगा हो नहीं। हुँ। सर, थोड़ा ट्रेंडिंग चीज़ के सामने जा रहे हैं अभी, कि अभी सोशल मीडिया का क्रेज़ बहुत ज़्यादा है, बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा है। जैसे हम भी अभी डालेंगे तो ये वीडियो यूट्यूब पे भी जाएगी, इंस्टाग्राम पे भी जाएगी, वहाँ पे भी पब्लिक देख रही हो, और हम उनको दिखाना भी चाहते हैं ये। तो मेन चीज़ यही है सर कि इसका क्या होना चाहिए? इसका कुछ लिमिट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? मतलब सोशल मीडिया की वजह से आज के बच्चों में, आज के लोगों में, नौजवानों में कुछ परेशानियाँ, कुछ दिक्कतें उनके मन पे आ सकती है, कंटिन्यू मतलब सोशल मीडिया देखे, यूज़ करे, उससे कुछ? ऑब्वियसली सोशल मीडिया का यूज़ अभी अभी के टाइम में बहुत बढ़ गया है और उससे कई सारी दिक्कत हो सकती है। देखो, सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है कि आप इंस्टाग्राम ले लो, फेसबुक ले लो, यूट्यूब ले लो, जो भी ले लो। आप उस पे रील्स देखते हो, यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखते हो हुँ, और फ़ोटोज़ अपलोड करते हो, रील्स अपलोड करते हो। तो क्या होता है कि लोग आपको लाइक्स देते हैं, आपको ऐसा कमेंट करते हैं और ऐसा अगर आपने कुछ कोई फ़ोटो अपलोड किया या कोई रील अपलोड किया, तो एकदम से कोई ज़्यादा व्यूज़ आ गए, बहुत सारी लाइक्स आ गई, तो क्या होता है कि हमारे ब्रेन में डोपामाइन नाम का एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, वो एक्टिवेट होता है और उसका काम है रिवॉर्ड देना। ब्रेन को रिवॉर्ड देना मतलब उसको रिवॉर्ड मिला। अगर किसी ने मेरा फ़ोटो लाइक किया या कुछ कमेंट किया तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, रिवॉर्ड मिलेगा कि हाँ, मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। तो वो चीज़ मुझे बार-बार करने की इच्छा होगी। एक बार लाइक हुआ, कमेंट हुआ, दूसरे ने किया, तीसरे ने किया, तो मुझे और ज़्यादा इच्छा होगी, रिवॉर्ड मुझे और ज़्यादा रिवॉर्ड मिलेगा। इसलिए मैं वो चीज़ बार-बार करने के लिए सोचूँगा हुँ, कि मुझे ज़्यादा प्रेज़ ज़्यादा मिले, च ज़्यादा यस। लोग अच्छे मिले कि मैं कुछ अ,
बोल सकते हैं कि लोग मेरी मतलब ज़्यादा तारीफ़ करें ऐसा। ज़्यादा तारीफ़ करे और मन को हाँ। मतलब ऐसा लग रहा है कि उसको कुछ अचीवमेंट मिल हाँ, रहा है। मिल रहा है कि मुझे हाँ, कुछ मिल रहा है और हाँ, मन को अगर आपकी कोई तारीफ़ करे या मन को कुछ ऐसा मिले तो आपको बहुत अच्छा लगता है। तो हाँ। क्या वो चीज़ आपको बार-बार करने की इच्छा होती है और उसकी वजह से ये एडिक्शन हो रखा है कि सर इसके भी 2 पहलू हैं। आपने एक साइड बताई, दूसरी साइड मैं बताना चाहूँगा कि चलो ये तो बात हो गई कि जो उस पे डाल रहा है, जो कर रहा है। कुछ लोगों को मतलब पता ही नहीं है कि क्या डालना है, कैसे अपलोड करना है, कुछ नहीं, फिर भी उनका पूरा दिन चालू रहता है। हाँ, सही है। वो एडिक्शन ही है। एक रील आपने स्क्रॉल देखने में किया। मज़ा आ रहा है। हाँ, मज़ा आ रहा है फिर तो और वो भी क्या है कि वो सोशल मीडिया ऐसा ही होता है कि आपको एक बार एक चीज़ आपने लाइक किया, उसमें आप एक लाइक किया कोई चीज़, तो उसके रिलेटेड ही दूसरी रील्स आएगी कि इसको इसमें मज़ा आ रहा है, तो उसके रिलेटेड सारी रील्स आती ही रहेगी और आपको मज़ा आता ही रहेगा और टाइम कितना चला जाएगा वो आपको पता ही नहीं रहता है। कि आप कितने-कितने घंटों तक वो देखते रहते रहते हो हैं। और आपका टाइम कितना उसमें चला जाता है, वो ध्यान ही नहीं रहता। उसकी वजह से आपका अटेंशन स्पैन भी कम हो सकता है। एक बार रील्स क्या है वो शॉर्ट टाइम का होता है कि हुँ, मतलब 1 मिनट, 2 मिनट तो वो उसकी आदत हो जाए फिर आपको जो पढ़ाई में है वो लंबे लेक्चर्स होते हैं तो उसमें आपका अटेंशन नहीं रहता है। क्योंकि हाँ, आपको उसकी आदत पड़ गई है, पर शॉर्ट की शॉर्ट आदत की पड़ है गई है। हाँ, हाँ, इसलिए उस वो जो लंबा जो आपका लेक्चर है, जो आपका स्टडी है कि आपको एक लेक्चर में बैठना है 40-45 मिनट या कोई स्टडी करना है 1 घंटे तक, तो वो आप नहीं कर पाते हो क्योंकि हाँ, आपका अटेंशन स्पैन उसकी वजह से कम हो कम गया। हो गया। सर ये जो बातचीत हमने की, आपने बताया सब, उससे एक बात तो नोट हो गई कि ये ज़्यादा मतलब यूज़ नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ख़ास करके जो छोटे बच्चे हैं या युवा पीढ़ी है, जिनका अभी पढ़ाई नॉर्मल रूटीन पढ़ाई चल रहा है, हाई स्कूल चल रहा है। तो अभी आपको पता है कि बहुत छोटी उम्र से मोबाइल्स तो अभी देने लगे हैं पेरेंट्स। तो उनके दिमाग पर गलत क्या असर पड़ता है? मतलब देखने से अलग असर तो पड़ता ही है, जो चीज़ वो देखेगा वैसा करेगा। हुँ। लेकिन उसके अलावा जो इनसाइड ब्रेन है, उसमें क्या चीज़ें हो सकती देखो, हैं? ये चीज़ बहुत कॉमन हो गई है कि अभी छोटे बच्चों को उनके पेरेंट्स मोबाइल देने लगे हैं कि अगर कोई छोटा बच्चा है वो उसको परेशान कर रहा है, तो ऐसा है कि मोबाइल दे दो शांत हो जाएगा, हाँ। उसमें वीडियो देखने लगेगा, शांत हो जाएगा। हुँ, पर उसकी वजह से नुकसान कई सारे होते हैं कि उनको आपने मोबाइल दे दिया, वो यूट्यूब में वीडियोज़ देखेगा या कुछ भी इंस्टाग्राम में कुछ भी सोशल मीडिया करेगा। तो एक तो मैंने पहले ही बोला कि उसको स्टडी पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, उसका जो अटेंशन है वो कम होता है। हुँ, फिर अगर वो रात को ज़्यादा मोबाइल चला रहा है, तो उसकी नींद में असर पड़ता है। अगर नींद अच्छी नहीं होती है तो फिर दूसरे जो रूटीन वर्क है उसमें इफ़ेक्ट पड़ता है। मतलब कई सारे डिसएडवांटेज है उसके। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि छोटे बच्चों को तो मोबाइल बहुत कम ही देना चाहिए। हुँ, क्योंकि उसकी वजह से फिर आप कंटिन्यूअस मोबाइल देखते हो, तो उसकी वजह से आपको नंबर भी आ सकते हैं। हुँ, आपने अभी के टाइम पे देखा ही है कि छोटे-छोटे बच्चों को भी अभी चश्मा पहनने लगे हैं, नंबर आने लगे हैं, हुँ, तो वो भी एक नुकसान है उसकी वजह से। हुँ। सर एक चीज़ है जैसे मतलब बहुत सारे ऐसे वीडियो पास्ट में अभी थोड़े टाइम में वायरल हुए थे कि जो है छोटे बच्चे हैं गेम्स खेलते हैं ज़्यादा, फिर वायलेंस गेम्स में जो होता है हुँ। मतलब खून दिखाना है या आर्मरी है सब, हथियार है, ऐसा कुछ है। तो वो सब चीज़ का इफ़ेक्ट की वज़ह से बच्चे जो है वो वायलेंट हो हाँ, जाते हैं वो। ऑब्वियसली हो सकता है कि अगर कोई बच्चा ऐसी गेम खेल रहा है कि जिसमें वायलेंस हो रहा हुँ, है कि तुमको इसको मारना है, उसको मारना है, हुँ, तो एक तो पहले ये है कि उसका जो नेचर है वो एग्रेसिव होने की संभावना है कि वो बहुत गुस्सा वाला हो जाए कि इसको हुँ, तो मार देना है, ये करना है। और उस गेम में सीख के वो बाहर भी ऐसा हो सकता है क्योंकि क्या है बच्चा है तो हुँ, वो इतना मैच्योर नहीं होगा नहीं होगा, कि जैसा गेम में दिखाना है वैसा बाहर जाके मेरे को नहीं करना नहीं है। करना है, हाँ, तो वो समझने में इतना मैच्योर नहीं है। नहीं, तो इसलिए उसका बहुत खराब असर हो सकता है कि वो ज़्यादा वायलेंट हो जाए, एग्रेसिव हो जाए। कई बार ऐसा होता है कि उसकी वजह से उस एग्रेशन की वजह से वो
पेरेंट्स को भी मार सकता है, मारने हाँ, लगता है, ऐसे भी ऐसे कई किस्से आते हैं, आते हैं आते हैं। कि बहुत छोटा बच्चा है लेकिन पेरेंट्स को मार दिया। मेन चीज़ है अभी वैसे तो ही बैंक अकाउंट साफ़ हो रहे हैं सब पेरेंट्स के, हाँ। कि उनको बच्चों को पता नहीं है क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड कुछ हुँ, लगा दिया है हुँ, मोबाइल पे अटैच है हुँ। और गेम्स के अंदर वो टोकन्स लेंगे, हाँ, तो खेलेंगे, उससे खेलेंगे और हुँ, वो सब होगा कि हुँ। उसने भी किया तो मैं भी करूँगा, वो भी एक चीज़ चल रहा है वो बच्चों में। वो बहुत ट्रेंडिंग है हुँ, कि कंपैरिज़न देखो ये बहुत अ, एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कंपैरिज़न आप दूसरे के साथ करते हो कि उसका तो हो गया, मेरा नहीं हुआ, तो वो बहुत गलत चीज़ है ये क्योंकि भी सब दिमाग का ही खेल है ना कंपेयर करना। हाँ, कंपेयर कि एक दूसरे के साथ आप कंपेयर करते हो कि उसके पास तो ये गेम है, ये इतनी सारी अच्छी गेम्स है, मेरे पास क्यों नहीं है? हुँ, तो उसकी वजह से वो कर लेता है कि नहीं मुझे भी चाहिए, क्योंकि क्या वो सम इतना मैच्योर उसका ब्रेन बताता होता नहीं नहीं है है। और कर लेता है हाथ हाँ, से, फिर और बाद में पता चलता हाँ, है तब देर हो जाती है। हाँ, तब पेरेंट्स को पता चलता है हाँ, कि ये तो बहुत सारा हो गया और हुँ, वो एक टाइप से सोशल मीडिया का ही एडिक्शन हुआ हाँ, कि वो गेम्स खेलता रहता है, उसको मज़ा आता रहता है, हुँ, डोपामाइन मिलता रहता है, उसको रिवॉर्ड मिलता रहता है, मज़ा ही हाँ, आता रहता मज़ा है, ही तो आता वो रहता है। उसमें वो जो भी करना पड़ता है, वो करने के लिए तैयार हो जाता है। थोड़ा सर अभी छोटे बच्चों का बात कर लिया, अभी थोड़े बड़े बच्चों पे आते हैं। मतलब बड़े युवा हैं, फिर उससे भी बड़े हैं, सभी बुज़ुर्ग हैं, सभी जो बच्चे के बाद के सभी हैं, उन सब की बात करते हैं। एक चीज़ काफ़ी सारी कॉमन है, डिप्रेशन। तो डिप्रेशन में और नॉर्मल अभी उदासी है, इन दोनों में क्या अंतर है? क्योंकि आपके पास तो पेशेंट आते हैं, तो कुछ पेशेंट को पता होता है कि मुझे डिप्रेशन है और कुछ को उदासी होती है सिर्फ़, तो भी वो आ जाते हैं कि नहीं डिप्रेशन ही है मुझे, आप कुछ दवाई करो। तो ये क्या चीज़ है? इसमें क्या डिफ़रेंस है मेन डिप्रेशन में और उदासी में? देखो डिप्रेशन और उदासी में ये डिफरेंस है कि एक सिंपल चीज़ है कि कोई भी आदमी है वो उदास हो सकता है। मतलब आपकी लाइफ में कुछ ऐसा इंसिडेंस हो गया कि किसी का डेथ हो गया है, कोई कोई भी इंसिडेंस हो सकता है कि जो आपके लिए पेनफुल है। तो थोड़े समय के लिए कोई भी आदमी उदास रहेगा। हुँ, तो उसको हम सिंपल उदासी बोलते हैं। पर डिप्रेशन एक अलग चीज़ है, वो एक क्लिनिकल कंडीशन है। उसमें क्या होता है कि अगर आपको 14 दिन से ज़्यादा मोर देन 14 डेज़ आपको किसी काम में मन ना लगता हो, किसी काम करने की इच्छा ना होती हो, मतलब आप इंटरेस्ट आपका उसमें लूज़ हो गया हो, किसी से बातचीत करना अच्छा ना लगता हो, किसी से इंटरैक्शन करना अच्छा ना लगता हो, नींद में चेंज आ जाए, खाने-पीने में चेंज आ जाए और आपके थॉट्स में चेंज आ जाए, मतलब आपको ऐसा लगे कि अब तो मेरी लाइफ में कुछ रहा नहीं है, मतलब लाइफ आपको मीनिंगलेस लगने हुँ, लगे, तो उसको हम डिप्रेशन बोलते हैं। अगर आपको किसी भी आदमी को ऐसे सिम्पटम्स है, तो उसको ज़रूर और ज़रूर साइकियाट्रिस्ट की हेल्प लेनी चाहिए। वो डिप्रेशन जो भी है वो क्यूरेबल है, उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। हुँ, ऐसा नहीं है कि डिप्रेशन हो गया तो अब क्या होगा? होगा आप साइकियाट्रिस्ट से मिलोगे तो हुँ। आपका ट्रीटमेंट 100% हो सकता है कि उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। तो ऐसा नहीं है कि मेरे को अगर डिप्रेशन हो गया तो क्या होगा? मैं अब क्या करूँ? हुँ, और कुछ लोग डरते भी हैं कि नहीं मैं जाऊँगा तो नहीं डॉक्टर के पास हुँ, ऐसा। वो वही चीज़ है ना कि हुँ, एक तो यही है कि लोग क्या बोलेंगे? हाँ, समाज क्या हुँ, बोलेगा? इसीलिए मैंने पहले ही बोला ना कि हर बंदा, हर व्यक्ति जो साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है वो पागल नहीं नहीं होता है। होता है। सिंपल एंग्ज़ायटी है, डिप्रेशन है तो उसी के उसके लिए भी आप साइकियाट्रिस्ट की मदद ले ले सकते सकते हैं। हो। थोड़ी-सी डिप्रेशन में हमने जाना तो पता चला आपने जैसे बताया कि कैसे डिप्रेशन को और नॉर्मल जो उदासी है और किसमें प्रोफ़ेशनल की हेल्प चाहिए, तो वो डिफ़रेंस पूरा पता चल गया। थोड़ा इसमें क्लियर एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। जनरली क्वेश्चन होता है ज़्यादातर लोगों का कि ये डिप्रेशन की दवाइयाँ वग़ैरह सब महँगा होता है, इसका ट्रीटमेंट महँगा होता है। हुँ। तो इस पे थोड़ा मतलब सर बताइए कि जो बीमारी है, जो डिप्रेशन है, उसका क्यूरिंग में कितना समय तक लग सकता है? और खर्चा तो कितना आ सकता है वो तो डिपेंड्स ऑन अलग-अलग केसेज़ के हिसाब से होता है, लेकिन खर्चा कितना होता है जो वो पूरी ज़िंदगी दवाई लेता है?
या फिर डिप्रेशन में चला ही जाएगा कि नहीं अभी मुझे कुछ करना ही नहीं है, मुझे रहना नहीं है। तो उसके मुकाबले खर्चा कितना है? देखो, खर्चे की बात करें हम तो वो जो पेशेंट है उसको कौन-सी कंडीशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। मान लो कोई डिप्रेशन है, एंग्ज़ायटी है, जो भी उसका पेशेंट है, तो उसको ऐसा नहीं है कि सभी पेशेंट को लाइफ़ टाइम दवाई चलेगा। हुँ, कोई पेशेंट आ रहा है, उसको पहला एपिसोड है, पहली बार ही हुआ है, तो मिनिमम हम 6 से 9 महीने तक ही दवाई देते हैं। हुँ, उसके बाद धीरे-धीरे कम करके बंद कर देते हैं। अगर हमको लगता है कि इनको ज़्यादा टाइम लेने की ज़रूरत है, तो ही वो दवाई चालू रहता है। हुँ। मैंने कई सारे पेशेंट्स देखे हुए हैं कि उन्होंने डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी का दवाई लिया है, पर अभी वो एकदम स्वस्थ है, काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे से लाइफ़ जी रहे हैं, और उन्होंने पहले लिया हुआ है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार आपकी डिप्रेशन या एंग्ज़ायटी की दवाई चालू हुई, तो वो लाइफ़ टाइम चालू ही रहेगी। हुँ, और अगर खर्चे की बात हम करें, तो देखो अभी जो मेडिकेशंस है डिप्रेशन की, वो कई सारी जेनरिक भी अवेलेबल है। अच्छा। तो जेनरिक मेडिसिन्स जो आती है वो एज़ कम्पेयर्ड टू अदर कंपनीज़ जो बहुत सारी हाँ, बहुत सारे पॉपुलर ब्रांड्स हैं, कंपनीज़ है, यस, हाँ, यस डेफिनिटली। उससे उसके कंपेयर में मैं तो जेनरिक मेडिकेशन कहीं सस्ती आई है। थिंक उनका जो रेट है उसके 4th टाइम का हाँ, रेट रहता हाँ, है तो जेनरिक ऐसा में। भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा हुँ। खर्चा हो जाता है। एक कॉमन क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन है सभी एक साथ आपको पूछ लेता हूँ, तो आप उसका बारी-बारी से मुझे बता दीजिए। एक सर अभी टाइम चल रहा है एग्ज़ाम्स का, बोर्ड्स का टाइम चल रहा है, ठीक है। इसके साथ-साथ बड़े भी एग्ज़ाम्स इससे होते हैं, जैसे आपका भी है, एमडी भी है, तो वो भी ईज़ी नहीं है करना। तो ये सब जो एग्ज़ाम्स रहते हैं, उसका जो प्रेशर रहता है, उसमें भी बहुत सारे लोग जो है वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, ख़ासकर कि आफ्टर एग्ज़ाम रिज़ल्ट में भी डिप्रेशन है, कि मेरा रिज़ल्ट क्या आएगा? इसके साथ-साथ तो जो पेरेंट्स है उनका प्रेशर रहता है और पेरेंट्स का जैसे आज मेरा साइंस का पेपर है मतलब आज मैंने प्रिपेयर किया है और मैं पेपर में बैठा और मैं ब्लैंक हो गया हूँ एग्ज़ाम के टाइम पे क्यों? क्योंकि मुझे आज सुबह ही बोला था कि तुम्हें साइंस तो अच्छे से दे के आना है। तो ये सब चीज़ मैंने जो आपको बताई, ये सब चीज़ का आंसर ऐसे चाहिए सर कि पेरेंट्स को भी क्या ध्यान रखना है, स्टूडेंट अगर ब्लैंक हो जाए एग्ज़ाम में तो वो कैसे उसको हैंडल करे और आफ्टर एग्ज़ाम उसको क्या नहीं करना है जिससे डिप्रेशन ना आए? समझ देखो, पहला एग्ज़ाम की बात करें तो पहला सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि पेरेंट्स लोग बहुत सारा प्रेशर करते हैं स्टूडेंट को कि तुमको इतने मार्क्स तो लाने ही है, इतना मार्क्स तो आना ही चाहिए, हुँ, ऐसा पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस होती है। हाँ और सर और एक बीच में डालूँगा आप याद रखिएगा कहाँ से शुरू करना है। पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन होती भी इसलिए है कि जो लेवल पे वो खर्चा कर रहे हैं अभी के एजुकेशन सिस्टम में, इसलिए वो एक्सपेक्ट भी करते हैं। लेकिन पेरेंट्स को भी क्या चेंज करना है, कि कौन से हुँ, वे से जाना है क्योंकि आप यहाँ पे पेरेंट्स भी आते ही होंगे बच्चों को लेके, तो आप उनको भी बताते होंगे कि आप ये चीज़ का ध्यान रखिए। तो मैं थोड़ा-सा चाहूँगा कि यहाँ पे कंसल्टिंग पे आए, उससे पहले अगर ये वीडियो से वो जान पाए कि मुझे क्या ध्यान रखना है, पेरेंट्स को खास के, तो वो भी आप थोड़ा शेयर कर दीजिए। बताता हूँ मैं। हुँ, हुँ। देखो, एक तो ये है कि पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन है क्योंकि हुँ, वो इतना खर्चा कर रहे हैं हुँ, उसके बेटे एजुकेशन पर, पे यस। बेटे की एजुकेशन पर। पर एक चीज़ है कि अगर आप बहुत ज़्यादा प्रेशर करोगे, तो उसका थिंकिंग ऐसा हो जाएगा कि मुझको पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस है, उसके लिए मुझको इतने मार्क्स लाने ही लाने पड़ेंगे। पड़ेंगे, यस। मतलब वो प्रेशर उसको बहुत बढ़ जाएगा कि हुँ, इतने मार्क्स तो मेरे को कुछ भी करके लाने ही हैं, हाँ। समझ रहे हो? हुँ, तो एक सिंपल सेंटेंस में मैं आपको बताऊँ, तो पेरेंट्स का अप्रोच ये होना चाहिए हुँ, कि बेटा, पे मार्क्स से ज़्यादा हमारे लिए तुम इम्पोर्टेंट हो। हुँ, मार्क्स इम्पोर्टेंट है, वो एक बात है ही, पर मार्क्स से ज़्यादा वो बेटा उसका इम्पोर्टेंट है, हुँ, समझ रहे हो? दूसरी बात है, लोग पेरेंट्स कंपैरिज़न करते हैं दूसरे
स्टूडेंट्स के स्टूडेंट्स साथ। के साथ, यस। देखो, हर कोई स्टूडेंट एक जैसा नहीं होता, सब एक जैसा कैपेबल नहीं होता। अगर कोई स्टूडेंट का 50 या 100 का क्लास है, तो सभी का फर्स्ट नंबर आना पॉसिबल नहीं है, नहीं है, क्योंकि सभी की कैपेबिलिटी अलग-अलग है। यस, कोई मतलब कोई एक बंदा है, वो सारे सब्जेक्ट में अच्छा, वो भी पॉसिबल नहीं है। हाँ, कोई बंदा अगर मैथ्स में 100 में से 100 ला रहा है, तो वो साइंस में शायद थोड़ा वीक होगा, तो वो बता सकता है कि वो पूरा तो कोई कैपेबल नहीं होता। हाँ, तो आप अगर दूसरे के साथ कंपैरिज़न कर रहे हो कि इसका बेटे के तो इसके इतने सारे मार्क आए, तो तुम्हारे क्यों नहीं आ रहे? इसका बेटा तो वहाँ पे पहुँच गया, इसका बेटा तो इतने सारे मार्क्स आ गए, तुम्हारे क्यों नहीं आ रहे? वो भी एक प्रेशर ही है, पर वो कंपैरिज़न की वज़ह से। तो एक चीज़ ये है कि थोड़ा कंपेयर करना बंद करो। कंपेयर करना आपका बंद करना पड़ेगा। बेटा जितना कैपेबल है, हुँ, उसको ऐसा बोलो कि तुम्हारी जितनी भी कैपेबिलिटी है, तुम पूरा दे दो। हाँ, तो पॉसिबिलिटी है कि वो जो प्रेशर पे उसका जो परफॉर्मेंस आ रहा था, उससे ज़्यादा अच्छे मार्क्स आए। हुँ, आप ऐसा बंद कर दो कि प्रेशर करना बंद करो, कंपैरिज़न करना बंद कर दो। और एक चीज़ ये है कि आप उनके साथ कन्वर्सेशन करो। उसको पूछो कि तुमको क्या दिक्कत हो रही है? तुम्हें कुछ परेशानी है तो हमें बताओ। और अगर उसको कोई परेशानी है और आपको वो बता रहा है, तो आपसे जो भी मदद हो सकती है वो उसको करो, कि अगर तुम्हें यहाँ पे दिक्कत आ रही है तो उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, उस पे फोकस करो। और एग्ज़ाम के टाइम पे क्या है कि सब लोगों को स्ट्रेस होता है कि क्या होगा? एग्ज़ाम ऐसे लोग देख रहे हैं कि ये तो बहुत बड़ा खतरा है एग्ज़ाम को, हाँ, ऐसे देख रहे हैं लोग, हाँ, पर ऐसा नहीं है। वो ये इसी सोच की वजह से वो जो आपने बोला ना, ब्लैंक हो जाता हाँ, है वो, तो क्या होगा, हाँ, क्या होगा? बहुत बड़ा खतरा आ गया, ऐसा सोच के वो ब्लैंक हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है कि उसने जो पढ़ा हुआ है वो भी उसको याद नहीं आता है। नहीं आता है, तो ऐसे सही है। टाइम पे क्या करना चाहिए कि पहला तो यही है कि एग्ज़ाम टाइम पे आप पूरा जो आपके शरीर को नींद चाहिए वो नींद लो, खाना अच्छे से खाओ, जो भी आपको शरीर की नीड है। और अ, अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे कुछ याद नहीं रह रहा है या एंग्ज़ायटी लग रही है कि कुछ दिमाग में जा ही नहीं रहा है, तो आप थोड़ा एक्सरसाइज़ करो, मेडिटेशन कर सकते हो और हुँ, दिमाग को काम कर सकते हो। हुँ। तो ये बहुत हेल्पफुल रहता है कि आपको जो मतलब एग्ज़ाम में जितना समय एग्ज़ाम का है, जो टाइम है, मतलब पूरा हुँ, 1 वीक है या हुँ, 1 वीक का एग्ज़ाम है और उससे हुँ, पहले आपके पास 1 वीक है। तो ये हुँ, 2-3 वीक जो आप है वो काम हुँ, रहो, पूरे मतलब मन से हुँ, स्वस्थ रहो, हाँ, तो आप एग्ज़ाम तो के लिए प्रिपेयर बहुत भी अच्छा करोगे और रिज़ल्ट भी अच्छा दे बहुत पाओगे। अच्छा रिज़ल्ट आ और सकता सेम है। एनवायरनमेंट पेरेंट्स की तरफ से भी रहना चाहिए, हाँ, सेम कि रहना उसका मन चाहिए। शांत रहेगा तो वो अच्छे से हाँ, पढ़ पाएगा और अच्छे से एग्ज़ाम दे पाएगा। हाँ, अच्छे से, क्योंकि आप प्रेशर करोगे तो वो उसका वो हाँ, थॉट हो प्रेशर जाएगा। प्रेशर करने से प्रेशर कुकर भी फट जाता है। हाँ, और वो थॉट्स उसका हो जाएगा कि मुझको पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन के लिए मार्क्स लाने हैं, हुँ। कि हाँ, मेरे उसका पेरेंट्स थॉट चेंज हो जाएगा, हाँ, मेरा सही है। पेरेंट्स का एक्सपेक्ट इतने मतलब मार्क्स तो उसका तुमको पर्सनल लाने गोल ही तो है। कुछ रहेगा ही हाँ, नहीं। वो भूल जाते हैं कि मुझे क्या करना है, हाँ, मुझे कितने वो पड़े हैं, वो मतलब ये हो जाएगा कि मुझे बोर्ड्स देना है, हाँ, क्लियर करना है, और लेकिन इतने मेरे मार्क्स मम्मी-पापा के लिए करना है, ना कि खुद के लिए। हाँ, क्योंकि मेरे मम्मी-पापा की एक्सपेक्टेशन है कि इतने मार्क्स तो मेरे को लाने ही है, कैसे भी तो वो करके। गोल चेंज हो जाएगा पूरा। हाँ, उसको कुछ तो मतलब नहीं रहेगा, फिर वो हाँ, चाहे कुछ भी बन जाए, तो प्रॉपर नहीं हुँ, बनेगा, क्योंकि हुँ, अगर वो पास भी हो गया किसी तरह, तो हुँ, उसको नॉलेज तो रहेगा ही नहीं, क्योंकि वो हुँ, एग्ज़ाम के प्रेशर पे उसने पास आउट भी कर दिया, ऐसा भी होता है बहुत सारे हाँ। केस में। कई बार ऐसा होता है, और कंपैरिज़न बहुत गलत है कि आप किसी के साथ कंपैरिज़न करते हो तो वो भी हो जाता है, वो फिर उसका भी उसको पता है कि इसको तो इतना सारा मार्क आ रहा है, मेरे को क्यों नहीं आ रहा है? हुँ, इसकी वजह से उसका कॉन्फिडेंस भी लो होता है। हुँ। थोड़ा हमने ज़िक्र कर लिया था इस पॉइंट के बारे में, बीच-बीच में बात 2-3 बार भी ये पॉइंट आ गया, फिर भी दर्शकों के लिए ज़रूरी है कि माइंड को कैसे ट्रेन किया जाए। माइंड हुँ, को एक चीज़ अचीव करना है तो कैसे ट्रेन किया जाए, या फिर एक हमें डेली मतलब एक बोले ना कि मुझे फ़ोकस चाहिए, या जो काम कर रहा हूँ उसमें फ़ोकस चाहिए, या फिर जो मुझे काम दिया गया है वो काम करने के लिए फ़ोकस चाहिए। तो माइंड को कैसे ट्रेन करें, मन को मजबूत कैसे बनाएँ? देखो, मन को मजबूत बनाने के लिए आप पहले तो
डेली का 20 to 30 मिनट अप्रोक्स एक्सरसाइज करो। ओके। जो एक्सरसाइज है वो फिजिकल और मेंटली दोनों हिसाब से इम्पोर्टेंट है। उसकी वजह से भी आपका माइंड स्ट्रोंग रहता है। फिर दूसरी इम्पोर्टेंट बात, जो स्क्रीन टाइम है वो कम करो। अच्छा। पूरे दिन मोबाइल में लगे रहना, रील्स स्क्रॉल करना, ब्रेकिंग न्यूज़ देखना, पोस्ट और वो सब फेसबुक, इंस्टाग्राम, वो कम करना चाहिए। उसकी वजह से भी आपका अटेंशन, मैंने पहले बोला कि कम होता है, अटेंशन स्पान कम कम होता है। होता है। सोने से आप अभी कई सारे लोगों में हैबिट है कि सोने जाते उससे पहले घंटे 2 घंटे तक रील्स स्क्रॉल करते ही रहते हैं। उससे ही नींद आती है। हाँ, उनका आंसर ये है हाँ, कि ये करने से ही मुझे हाँ, नींद आती है, वरना मुझे हम्म, नींद नहीं आती। वो गलत चीज़ है। हाँ। अगर आप सोने जा रहे हो तो उसके कम से कम 1 घंटे पहले से अपना मोबाइल है वो यूज़ करना बंद कर दो या स्क्रीन टाइम कम कर दो, तो अच्छे से नींद आएगी। वो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। नींद भी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आपको नींद नहीं हो रही है पूरी, जो ऐसे बॉडी को चाहिए, तो वो नींद नहीं अच्छी नहीं होने की वजह से भी आपके वर्क पे इफेक्ट रहता है। कंसंट्रेशन नहीं रहता है, अटेंशन नहीं रहता है। और उसका कारण ये है कि लोग रात को ये सब हाँ। स्क्रॉल करना और वो हाँ, सब चालू ही रखते चालू ही हैं। रखते उसके हैं। बिना उसको मजा ही नहीं आता। ऐसा एक एडिक्शन जैसा हो गया है। हाँ, लेकिन ये एडिक्शन छोड़ने में टाइम लगेगा। आप जो बोल रहे हैं ये तो लगेगा, अगर कोई पर छोड़ना अगर भी आप चाहे तो टाइम लगेगा छोड़ उसे। छोड़ वो एडिक्शन छोड़ना पॉसिबल है। उसके लिए आप साइकियाट्रिस्ट की भी हेल्प ले सकते हो। और एक ये है कि आप अपने अपने आप को खुद से पूछो कि आप आज कैसा महसूस कर रहे हो, कैसा लग रहा है आज खुद से ही आपको। सवाल करो मतलब। हाँ, आपको आज कैसा लग रहा है, अच्छा हम्म। लग रहा है, हम्म। स्ट्रेस लग रहा है, उदासी लग रही है, क्या लग रहा है। अपने आप को पूछो दिन के शाम को, मतलब दिन खत्म होने तक, कि आज मेरा दिन कैसा रहा, आज मैंने क्या क्या किया, अच्छा किया, बुरा किया, जो भी है। ये भी हेल्पफुल है। उससे भी मतलब बहुत शरीर को अच्छा किया। रिलीफ हाँ, मिलेगा। आज मैंने ये काम है वो बहुत अच्छा किया, ये चीज़ हुई वो बहुत अच्छी हुई। तो अपने आप को पूछो, अपने आप से बात पूछो। करके खुद को रिग्रेट देना हाँ, मतलब। हाँ, वो भी एक हेल्पफुल है माइंड को ट्रेन करने में। ओवरऑल बात करें सर, तो माइंड को ट्रेन करने के लिए एक तो आपने जैसे बोल दिया कि कसरत कर सकते हैं, व्यायाम कर सकते हैं, मेडिटेशन भी कर सकते हैं। इसके अलावा स्क्रीन टाइम कम कर दें, जितना ज़रूरत हो उतना मोबाइल यूज़ करें, नींद पूरी करें। कुछ अगर कुछ कुछ पेशेंट हैं, वो पेशेंट ही हैं जिनकी दवाइयाँ भी कुछ कुछ चालू रहती है, तो वो उनका टाइमिंग भी ज़रूरी है। जो टाइम दिया है उतने मतलब एक सर जनरल क्वेश्चन, आप में भी मतलब दवाई तो आती है, तो दवाई का जो टाइमिंग रहता है, जैसे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है कि इसको सुबह लेना है, तो सुबह आपका नाश्ता करने से पहले लेना है या नाश्ता करने से बाद लेना है, ऐसा मेंशन करते हैं। फिर उसके बाद बोलते हैं कि दोपहर को लेना है, शाम को लेना है, रात को लेना है। ये सब प्रॉपर्ली प्रिस्क्राइब डॉक्टर करता है, ठीक है? इसका टाइमिंग भी लोग नहीं रख पाते। हाँ, तो उससे भी दिमाग में तकलीफ रहती है, शरीर में तकलीफ रहती है, टाइमिंग अगर गलत हो जाए दवाई की। यहाँ किसी दिन 2 घंटे के गैप में ले ली, दोपहर की और सुबह की दवाई। किसी दिन दोनों साथ में ले ली, सुबह की और दोपहर की। और कुछ दवाई तो डॉक्टर बोलते भी है कि ये दवाई को आपको साथ नहीं लेना है। भले ही ये सुबह की है या दोपहर की है, लेकिन वो भी दोनों साथ ले लेंगे। साहब को क्या पता है, फिर आएँगे कि दिक्कत हो गई। तो ये कितना मतलब ज़रूरी है कि जो दवा प्रिस्क्राइब किया है उसी टाइम पे लेना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आपको किसी डॉक्टर ने दवाई प्रिस्क्राइब किया है, तो वो जैसे प्रिस्क्राइब किया है वैसे ही लेना चाहिए। कई सारे पेशेंट्स हमने देखे जो यहाँ से हमने प्रिस्क्राइब किया तो बाहर जाके अपने हिसाब से दवाई लेंगे। कि मान लो कि एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि मैंने पेशेंट को ऐसा बोला कि ये दवाई आपको मैं नींद के लिए दे रहा हूँ, तो उसने रात को, मैंने ऐसा बोला होगा कि रात को 9 से 10 बजे के बीच में ले लेना। फिर उसने वो 9 से 10 बजे के बीच में नहीं लिया, फिर वो 11 बजे लिया, फिर उसको थोड़ा नींद नहीं आया, तो वो अपने हिसाब से दूसरी 2-3 गोली ले लेगा।
तो ये नहीं करना चाहिए। हाँ। जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है वही डोज में दवाई आपके शरीर में जानी जानी चाहिए। चाहिए। ज़्यादा डोज में भी नहीं नहीं जानी जानी चाहिए चाहिए और और गलत टाइम पे भी नहीं नहीं जानी जानी चाहिए। चाहिए। क्योंकि अगर कोई ऐसी दवाई आ गई कि आप मान लो कि आपको 2-3 दवाई चल रही है, तो उसका इंटरैक्शन हो गया तो उसका साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है। जनरल क्वेश्चन ही करते हैं सर, आपके फील्ड का ही है कि ज़्यादातर बोलना ही चाहूँगा क्योंकि हमने पहले ही बोला था, ज़्यादातर नींद की दवाई आपके फील्ड में दी जाती है। आपको भी पता ही है ये। तो हुँ। ये दवाई आपने अभी जैसे बोला वो प्रिस्क्राइब की जाती है 9 से 10 बजे के टाइम पे कि तब ले ले तो बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि उसको 11-12 बजे नींद आ जाए। हुँ, अभी वही पेशेंट उसको ले रहा है 1:30 बजे, 2 बजे। हुँ। तो ये चीज़ वो खुद से कर रहा है, डॉक्टर को बताएगा नहीं, नहीं सर दवाई तो मैं ले रहा हूँ, टाइम पे ही ले रहा हूँ। नहीं, ये चीज़ गलत है क्योंकि उसमें क्या होगा कि देखो आपने कोई किसी पेशेंट ने 9 से 10 बजे के बीच में लिया तो एम वैसा ही होता है कि 11-12 बजे उसको नींद आ जाए। हुँ, 11-12 बजे उसको नींद आ जाएगी, तो उसके बाद वो सुबह 6-7 बजे अपने टाइम पे उठ सकता है। अगर आप दवाई रात को डेढ़ 2 बजे लेते हो, उसका असर आने में 1-2 घंटा फिर लगेगा। दूसरे दिन नींद नहीं खुलती। हाँ, फिर वो 3-4 बजे सोएगा, तो वो सुबह उठेगा ही 11-12 बजे, तो उसका मतलब नहीं है ना। हुँ, हर एक लोगों में हमारी जो साइकिल है कि रात को इतने से इतने बजे तक हमको नींद करना चाहिए, तो वो साइकिल पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, हुँ, समझ रहे हो? मतलब वो साइकिल डिस्टर्ब होने की वजह से दूसरे दिन का जो उसका काम है, वो भी डिस्टर्ब होगा, हुँ, खाने का टाइम है, वो भी डिस्टर्ब होगा, हुँ, सब पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। हुँ, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हुँ। सर इतना सारा हमने बातचीत किया, थोड़ा अभी मैं चाहूँगा कि आप अपनी तरफ से हमारे जो भी दर्शक देख रहे हैं, उनको बताएँ कि मतलब मानसिक समस्याएँ जिनको है और जिनको नहीं है, तो इन लोगों के लिए आप कुछ अगर अलग से सलाह दें क्योंकि आप ये फ़ील्ड से जुड़े हुए हैं, तो आप कुछ सलाह दें कि जिनको है नहीं, उनको दिक्कत ना आए और जिनको है, वो स्वस्थ हो जाए। उसके लिए सर आप कुछ कहना चाहेंगे तो अच्छा देखो रहेगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे ही आपकी फ़िज़िकल हेल्थ इम्पोर्टेंट है, आपका करियर इम्पोर्टेंट है, वैसा ही इम्पोर्टेंस आप अपनी मेंटल हेल्थ को दें और मेंटल हेल्थ को स्वस्थ रखने के लिए जैसे मैंने पहले बताया कि डेली एक्सरसाइज़ करें, आपका मोबाइल का स्क्रीन टाइम कम करें और अपने आप से सवाल पूछे कि आप कैसा महसूस कर रहे हो, कैसा लग रहा है आपको? तो वो सब चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे ही फिज़िकल हेल्थ इम्पोर्टेंट है, वैसे ही मेंटल हेल्थ उतनी ही इम्पोर्टेंट है। मेंटल हेल्थ जो सर बोल रहे हैं, मेंटल हेल्थ सिर्फ़ ऐसा नहीं हो गया कि जो मन से स्वस्थ है तो मतलब शरीर से स्वस्थ नहीं रहना। शरीर से स्वस्थ है तो ही मन से स्वस्थ रह पाएँगे, पहली चीज़ वो है। दूसरी चीज़ है कि अगर थोड़ा भी गड़बड़ लगे, थोड़ा भी ऐसा लगे कि नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा है या कुछ बेचैनी है, कुछ भी है, तो ये कुछ स्टार्टिंग फ़ेज़ के सिम्पटम हो सकते हैं डिप्रेशन या एंग्ज़ायटी के। तो आप सिर्फ़ कंसल्ट भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई डॉक्टर को कंसल्ट करेंगे तो उससे आपको दिक्कत आ जाएगी या कुछ नाम खराब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप सिर्फ़ कंसल्ट करो, कंसल्टिंग से भी कुछ चीज़ें ऐसे ही सॉल्व हो जाती है जिसमें दवाइयाँ भी नहीं लेनी पड़ती। सिर्फ़ डॉक्टर को मिलने से आपको पता चल जाएगा कि आपको डिप्रेशन या एंग्ज़ायटी है या नहीं है। सर के सारे जो डिटेल्स है वो मैं एंड स्क्रीन में दे दूँगा, आप सर को मिल पाएँगे वेदांत हॉस्पिटल में, वो डिटेल्स मैं आपको एंड स्क्रीन में शेयर कर दूँगा और सर वाक़ई में हमको बहुत सारी जानकारी मिली और इतनी सारी नॉलेज देने के लिए सर थैंक यू। थैंक यू सर।